हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास का लेसन 7 लेके आए हैं, जिसका नाम है बैंकिंग, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक। केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक के कार्य हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम में कई बार 6 नंबर का भी पूछा जाता है। ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है उनमें ये टॉपिक पूछा जाता है, जिसका नाम है कि मुद्रा की पूर्ति या अर्थव्यवस्था में साख के प्रवाह का नियंत्रण। देखो, कोई भी किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है वो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करता है? मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मुद्रा के प्रवाह का संकुचन करता है, मुद्रा के प्रवाह का विस्तार करता है। तो मुद्रा का जो साख का जो प्रवाह है उसको नियंत्रित करता है किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, जब उसको किसी उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है। यानी कि ये क्या है? केंद्रीय बैंक का कार्य है। इसको हम कहते हैं केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। मुद्रा से संबंधित नीति है, इसलिए इसका नाम क्या है? मौद्रिक नीति। मनी से संबंधित है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या करता है केंद्रीय बैंक? मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। मुद्रा की पूर्ति जो है उसको नियंत्रित करता है। अगर तो किसी भी देश के अंदर स्फीति की स्थिति है तो क्या करता है केंद्रीय बैंक? मुद्रा के प्रवाह का संकुचन करता है, नियंत्रण करता है। तो उस टाइम क्या होता है? संकुचन। मुद्रा के प्रवाह का संकुचन, मुद्रा की जो पूर्ति है उसका संकुचन किया जाता है। और अगर मंदी का दौर है, किसी भी अर्थव्यवस्था के अगर मंदी है, अस्फीति की स्थिति है, तो क्या होता है? मुद्रा की जो पूर्ति है उसका विस्तार होता है। साख जो मुद्रा है, साख का विस्तार किया जाता है, साख का विस्तार किया जाता है। तो अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो केंद्रीय बैंक का दायित्व होता है कि या तो मुद्रा के साख का जो प्रवाह है उसको संकुचित करे या विस्तार करे। ऐसी स्थितियों में अगर अलग अलग स्थिति हैं तो यानी कि स्थिरता की स्थिति बने, कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल या बहुत ज़्यादा मंदी न आए, कीमत स्तर में स्थिरता बनी रहे। तो ये एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय बैंक जो है एक मौद्रिक नीति अपनाता है, जिसका नाम है मुद्रा की पूर्ति या अर्थव्यवस्था में साख के प्रवाह का नियंत्रण। तो इस मौद्रिक नीति को अप्लाई करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, कई उपकरण हैं, उपाय हैं जो केंद्रीय बैंक जो है वो अपनाता है कि साख का विस्तार कैसे किया जाए, साख का संकोचन कैसे किया जाए, यानी कि इन स्थितियों से कैसे निपटारा किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए उनके ऊपर। तो इस तरह के कई उपाय हैं। तो उन उपायों को 2 तरीके से बांटा गया है। पहला है मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है गुणात्मक उपकरण। तो हम बारी बारी से करेंगे कि मात्रात्मक उपाय क्या हैं और गुणात्मक उपाय क्या हैं। तो सबसे पहले हम मात्रात्मक जो उपाय हैं, उपकरण हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मात्रात्मक उपाय, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से उपाय करके हम मुद्रा की पूर्ति या साख के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है इंस्ट्रूमेंट वो है हमारा बैंक दर। देखो, बैंक दर किस तरह से कार्य करता है उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंक दर है क्या। बैंक दर क्या है कि बैंक दर वो दर है, वो ब्याज की दर है जिसके ऊपर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है जिस ब्याज दर के ऊपर, उसको हम कहते हैं बैंक दर। देखो, मैंने पहले बताया था पहले वाले वीडियोस में कि सभी बैंकों के जो भी व्यापारिक बैंक हैं उनके खाते किस में होते हैं? केंद्रीय बैंक के अंदर होते हैं। तो केंद्रीय बैंक जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो ऋण देता है। सर्वोच्च बैंक है वो, बैंकों का बैंक है केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर के ऊपर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, उधार देता है, उसको क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। ठीक है। तो बैंक दर समझने के बाद अब हम ये करेंगे कि बैंक दर को निर्धारित करने का काम है भी केंद्रीय बैंक का। बैंक दर कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है।
तो जब केंद्रीय बैंक, जब मान लिया कि स्फीति स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, और केंद्रीय बैंक को क्या करना है, स्फीति के दौरान क्या करना होता है, वही संकुचन करना होता है। संकुचन, जो संकुचन है यानी कि मुद्रा की जो पूर्ति है या साख का संकुचन करना है, मुद्रा की पूर्ति को का संकुचन करना है या साख का संकुचन करना है। ध्यान से समझने की बात है, ये संकुचन करना है। स्फीति की स्थिति है, कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, तो केंद्रीय बैंक का क्या दायित्व बनता है कि वो इसको स्फीति की जो स्थिति है उसको कम करे। तो कम करने में क्या होगा, संकुचन किया जाए। संकुचन किस तरह से होगा भाई, जब बैंक दर को बढ़ा दे, जब केंद्रीय बैंक दर को जब बढ़ा देता है तो क्या होगा, बैंक दर को जब बढ़ा देगा यानी कि व्यापारिक बैंकों को जो वो उधार देगा वो ज़्यादा रेट के ऊपर दे रहा है, तो क्या होगा, इसका मतलब वो ऋण महंगा हो गया, ऋण की लागत अधिक होगी। तो व्यापारिक बैंक क्या करेंगे, व्यापारिक बैंकों का जनता के साथ संबंध है, तो व्यापारिक बैंक भी अपनी जो ब्याज दर है उसको बढ़ा देंगे। अगर केंद्रीय बैंक दर को बढ़ाएगा तो व्यापारिक बैंक भी ब्याज दर को बढ़ा देंगे, जिस रेट के ऊपर वो जनता को दे रहे हैं उसको भी बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होएगा, वो जो ऋण है वो महंगा हो जाएगा, ऋण महंगा हो जाएगा और लोग जो है वो ऋण कम लेंगे। तो क्या है, साख का प्रवाह कम हो जाएगा, मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। तो बैंक दर को अगर बढ़ा दें, देखो यहाँ पर क्या होएगी, बैंक दर बढ़ेगी, प्लस लिख देती हूँ मैं कि बैंक दर बढ़ेगी। बैंक दर अगर बढ़ती है, ये लिख देते हैं, बैंक दर जब बढ़ेगी तो क्या होगा, संकुचन होगा। जब संकुचन करना है हमें, मुद्रा की साख के प्रवाह को कम करना है, जब साख के प्रवाह को कम करना है तो केंद्रीय बैंक जो है वो क्या करेगा, बैंक दर को बढ़ा देगा। और इसका उल्टा, जब साख का संकुचन करना है तो बैंक क्या करेगा, बैंक दर को घटाएगा। तो क्या हो जाएगा, विस्तार, साख का विस्तार हो जाएगा। और ऐसी स्थिति किस में होती है, मंदी के टाइम होती है। मंदी के समय बैंक जो है वो इस नीति को, इस इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से लागू करेगा। देखो इसमें भी हम पढ़ेंगे, जब बैंक दर कम हो जाती है, बैंक दर कम होएगी तो व्यापारिक बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा केंद्रीय बैंक से, और व्यापारिक बैंक भी जनता को सस्ती रेट के ऊपर लोन देंगे, ऋण देंगे। तो क्या होगा, जनता ज़्यादा, पब्लिक जो है वो ज़्यादा ऋण लेगी, तो क्या होगा, साख का विस्तार हो जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, वो नई नई वस्तुओं की मांग करेंगे तो क्या होगा, फिर मंदी का दौर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होएगा, जब बैंक दर बढ़ जाएगी, देखो बैंक दर का क्या प्रभाव पड़ेगा, जब बैंक दर बढ़ जाएगी तो मुद्रा का संकुचन होएगा, साख का संकुचन, मुद्रा की पूर्ति का संकुचन, साख का संकुचन होएगा जब बैंक दर बढ़ेगा। बैंक दर जब बढ़ेगी तो साख का संकुचन, और जब बैंक दर घटेगी तो साख का विस्तार होएगा। साख का विस्तार मंदी के समय होता है और स्फीति के टाइम क्या होता है, संकुचन। यानी कि स्फीति की स्थिति है अगर अर्थव्यवस्था में तो केंद्रीय बैंक दर को बढ़ा देगा, और जब मंदी की स्थिति है, अस्फीति की स्थिति है, तो बैंक दर को घटा देगा। ठीक है भाई, बैंक दर अगर बढ़ेगी तो साख का संकुचन, बैंक दर घटेगी तो साख का विस्तार, इस तरह से प्रभाव पड़ता है संकुचन पे और विस्तार के ऊपर। तो इस तरह से साख के प्रवाह को नियंत्रित कर देगा बैंक। अगर बहुत ज़्यादा स्फीति की स्थिति है तो क्या करेगा, लोगों से पैसा अपने पास मतलब कम लोगों के पास पैसा देगा, तो साख का संकुचन हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा मंदी की स्थिति है तो लोगों की जेब में पैसा डालना है सस्ती ब्याज दर के ऊपर, तो वो उसको क्या कहेंगे, मांग का विस्तार। तो बैंक दर अगर कम हो रही है तो साख का विस्तार, बैंक दर अगर कम बढ़ रही है तो साख का संकुचन। फिर अगला है भाई खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं कि केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता भी है और खरीदता भी है।
जब कोई भी जैसे मान लिया कोई किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, तो वो अगर बेचेगा तो पैसे उसके पास आएंगे, खरीदेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह से केंद्रीय बैंक का कार्य है। जब केंद्रीय बैंक अपनी प्रतिभूतियों को बेचता है, जैसे प्रतिभूति हम ले सकते हैं एनएससी हो सकता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी वगैरह, यानी कि कोई ऐसे सरकारी कागजात हैं जिनको वो खुले मार्केट के अंदर बेचता है, खुले मार्केट में बेचता है। तो जब वो बेचता है, जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार के अंदर प्रतिभूतियों को बेचता है तो क्या होएगा, जब बेचता है तो मुद्रा का प्रवाह बैंक की तरफ होएगा, और जब खरीदता है, जब प्रतिभूतियों को वो खरीदता है तो उसका प्रवाह जो है वो जनता की तरफ होगा। तो इस तरह से देखो खुले बाजार की क्रियाओं से कैसे असर पड़ेगा मांग के विस्तार पे और संकुचन के ऊपर। जब प्रतिभूतियों को बैंक बेचेगा, देखो जब बेचेगा, प्रतिभूतियों को बेचता है वो, तो क्या होगा, मुद्रा का जो प्रवाह है वो बैंक की तरफ होगा। मुद्रा का जो प्रवाह है, मुद्रा का प्रवाह वो बैंक की तरफ होगा। बैंक की तरफ होगा तो क्या होगा, साख का संकुचन। जब प्रतिभूतियों को बैंक बेचता है तो साख का संकुचन होता है, और जब प्रतिभूतियों को खरीदता है, जब प्रतिभूतियों को पब्लिक से, जनता से खरीदता है तो साख का प्रवाह जो है वो जनता की तरफ होता है। तो वो क्या हो जाएगा, साख का विस्तार। तो ये समझना है हमें कि खुले बाजार में अगर प्रतिभूतियों को बेचेगा तो मुद्रा का प्रवाह जनता की तरफ होगा। प्रतिभूतियों को बेचेगा तो जनता का पैसा उसके पास आ जाएगा, तो साख का संकुचन। खुले बाजार के अंदर अगर प्रतिभूतियों को बेच रहा है, बेचेगा केंद्रीय बैंक, तो क्या होएगा, साख का संकुचन। और अगर खरीदेगा तो क्या होगा, खरीदेगा तो साख का विस्तार। साख का क्या होएगा, विस्तार होएगा, साख का विस्तार होएगा। तो इस तरह से ये है मुद्रा, इसके खुले बाजार में जो प्रतिभूतियां हैं उनको बेचने और खरीदने से भी जो है वो साख के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। साख के प्रवाह के ऊपर नियंत्रण हो सकता है कि जब केंद्रीय बैंक जो है प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है तो क्या होगा, साख का संकुचन। और जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है तो इसका साख का विस्तार होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है भी तीसरा, नकद निधि कोष अनुपात। नकद निधि या कोष अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशो, जिसको CRR भी बोलते हैं। CRR क्या होता है भी, किसी भी कॉमर्शियल बैंक जो है, व्यापारिक बैंक जो है, उसके पास जितनी भी जमाएं होती हैं उनका कुछ हिस्सा उसे केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, नकद के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। और ये रेशो, ये अनुपात जो है वो कितने प्रतिशत वो उसके पास रखेगा, ये निर्धारित करता है केंद्रीय बैंक। RBI निर्धारित करता है कि कोई भी जो व्यापारिक बैंक हैं वो कितने प्रतिशत हिस्सा जो है वो RBI के पास रखेंगे अपनी परिसंपत्तियों का या अपनी जमाओं का। तो वो क्या होता है, उसे बोलते हैं हम CRR। तो केंद्रीय बैंक जो है वो समय समय पर इस अनुपात को घटाता या बढ़ाता रहता है। आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको देखते हुए कि कैसे इसके ऊपर कंट्रोल करना है। साख के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए CRR को भी घटाता बढ़ाता रहता है। अब देखो असर कैसे पड़ेगा CRR का। जैसे मान लिया किसी बैंक के पास 10 करोड़ जो है वो 100 करोड़ जो है वो की परिसंपत्तियां हैं, 100 करोड़ की परिसंपत्तियां हैं। तो मान लिया CRR है वो 10% है, तो उसको 10 करोड़ नकद जो है वो केंद्रीय बैंक के पास रखनी पड़ेंगे।
केंद्रीय बैंक के पास रखने पड़ेंगे। तो उसके पास कितने रह गए, उसके पास 90 करोड़ रुपए जो है वो आम जनता को ऋण देने के लिए बचेंगे, ऋण देने के लिए बचेंगे। मान लिया देश के अंदर ऐसी स्थिति है कि साख को कम करना है, साख का संकुचन करना, जैसे तेजी की स्थिति है, स्फीति की स्थिति है और साख को नियंत्रित करना है। तो क्या करेगा, केंद्रीय बैंक CRR को बढ़ा देगा। जो पहले 10% था, मान लिया उसको 20% कर दे। तो इससे क्या होएगा, जो 100 करोड़ के जमाएं हैं बैंकों के पास, व्यापारिक बैंकों के पास, उसका 20% हिस्सा जो है वो रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा। तो उसके पास 80 करोड़ रुपए बच जाएंगे जनता को देने के लिए। तो क्या होगा, साख का संकुचन। और मान लिया विस्तार करना है, मंदी का दौर है और केंद्रीय बैंक को साख का विस्तार करना है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है। तो क्या करेगा, CRR को कम कर देंगे, यानी कि अपने पास रखने का जो अनुपात है वो कम हो जाएगा। 10 की बजाय हो सकता है वो 5 कर दे। तो क्या होगा, 95 करोड़ रुपए जो है ये बैंक के पास बच गए आम जनता को देने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, CRR अगर बढ़ जाएगा, कैश रिजर्व रेशो को अगर केंद्रीय बैंक बढ़ा देता है तो क्या होएगा, साख का संकुचन। अगर CRR को घटा देता है तो क्या होएगा, साख का विस्तार। ये समझना है हमें। अगला पॉइंट है भाई वैधानिक तरलता। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसको SLR भी बोलते हैं भाई, SLR भी इसी तरह से कार्य करता है जैसे CRR कार्य करता है। SLR क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात होता है। जिस तरह से जो जमाएं होती हैं व्यापारिक बैंकों के पास, जो जमाएं हैं उसका कुछ हिस्सा या कुछ प्रतिशत RBI के पास रखना पड़ता है, ठीक उसी तरह से इसको व्यापारिक बैंकों को अपने पास भी परिसंपत्ति का कुछ हिस्सा अपने पास भी रखना होता है कानूनी तौर पर। और ये निर्धारित करता है केंद्रीय बैंक, RBI निर्धारित करता है, उसको कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक, कानूनी तौर से उसको रखना पड़ेगा, कानून है ये। तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नकद के रूप में या तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना पड़ता है। तरल परिसंपत्ति जिसको इजीली जो है कन्वर्ट किया जा सके कैश के अंदर, नकद के अंदर, वो होती है अन्य तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है, उसको कहते हैं SLR। जैसे CRR क्या हो गया कि बैंकों की जमाओं का वो हिस्सा है जो केंद्रीय बैंक के पास रखा जाता है। और SLR क्या हो गया कि बैंकों की जमाओं का वो हिस्सा जो बैंक खुद अपने पास रखता है, सारा का सारा ग्राहकों को देता नहीं है, उधार नहीं देता है, अपने पास भी कुछ हिस्सा रखता है, कुछ प्रतिशत हिस्सा वो अपने पास भी अपनी परिसंपत्तियों का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, जिसको कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। कानूनी तौर से ये बात है उनके ऊपर लागू होती है, बैंकों के ऊपर। तो ये भी इसी तरह से काम करता है जैसे SCRR काम करता है। जैसे मान लिया 10% है, ठीक उसी तरह से एग्जाम्पल, मान लिया 100 करोड़ की परिसंपत्तियां हैं किसी बैंक के पास, वो 10% अपने पास रखता है, 90 करोड़ उधार देता है। मान लिया रिजर्व बैंक को ये महसूस होता है कि साख का संकुचन किया जाए तो SLR को बढ़ा दे, 10 की बजाय 20 कर दे, तो वो 20 अपने पास रखेगा, 80 का लेन देन वो कर सकता है। इसी तरह से मान लिया मंदी का दौर है और केंद्रीय बैंक ये महसूस कर रहा है कि साख का जो है वो विस्तार किया जाए, मुद्रा की पूर्ति का विस्तार किया जाए, तो क्या होगा कि वो SLR को घटा देगा। 10 से मान लिया 5 कर दिया जाए तो वो 95 करोड़ पैसे बच जाएंगे उसके पास उधार देने के लिए, लेन देन करने के लिए। तो इस तरह से CRR और SLR जो है वो सेम तरह से एक समान रूप से कार्य करता है। जब CRR को बढ़ा देंगे तो क्या होएगा, साख का संकुचन होएगा, CRR को घटा देंगे तो क्या होएगा, विस्तार होएगा। ठीक उसी प्रकार से SLR को बढ़ा देंगे, केंद्रीय बैंक बढ़ा देगा तो क्या होएगा, संकुचन, और SLR को घटा दे
तो क्या होगा, विस्तार होगा साख का। अगला है भी ये, हाँ ये 4 पॉइंट आगे हमारे 4 उपकरण हैं जिसके द्वारा क्या है, साख के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर मंदी का दौर है, तेजी का दौर है, उसको हम नियंत्रित, बैंक जो है वो नियंत्रित कर सकता है, साख का विस्तार कर सकता है, साख का संकोचन कर सकता है इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। इनमें घटा के बढ़ा के इनको उसको कर सकता है नियंत्रित। अगले हमें गुणात्मक, क्वालिटी के हिसाब से, तो उसमें सबसे पहला है सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता क्या होती है, अभी देखो इसकी भी परिभाषा हमें जानने की ज़रूरत है पहले। जब देखो कोई भी जो बैंक है, कोई भी व्यापारिक बैंक जो है, जब लोन देता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति को या संस्था को, किसी को भी बैंक जब लोन देता है तो क्या करता है, वो जमानत के रूप में अपने पास कोई ना कोई वस्तु रखता है। जैसे मकान बनाने के लिए मान लिया वो बैंक जो है वो 80 करोड़ का लोन देता है, 80 लाख का लोन देता है किसी व्यक्ति को, तो उससे वो हो सकता है कि 1 करोड़ का जो प्लॉट है या कोई भी वस्तु है उसको अपने पास वो गिरवी रखेगा, उसके जो कागजात हैं वो अपने पास रखेगा, उसकी रजिस्ट्री जो भी है वो अपने पास रखेगा। तो हमेशा इसकी देखो जो ऋण दिया जाता है, जो ऋण लोन सैंक्शन किया जाता है, उसका मूल्य जमानत के रूप में जो वस्तु रखी है उसके मूल्य से कम होता है। या हम यूँ कह दें कि जमानत के रूप में जो वस्तु रखी गई है उसका मूल्य अधिक होता है और जो लोन दिया जाता है उसका मूल्य कम होता है। और इसका जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं सीमांत आवश्यकता। जैसे 20 लाख जो है वो क्या है, सीमांत आवश्यकता है। सीमांत आवश्यकता हमेशा बैंक ऐसे करता है, जितना लोन देता है उससे ज़्यादा मूल्य की वस्तु जो है वो अपने पास जमानत के रूप में रखता है, लोन की जमानत के रूप में वो रखता है। तो अगर क्या करना है, अगर बैंक को संकुचन करना है भाई मुद्रा की साख का, अगर साख का संकुचन करना है तो क्या होगा, सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देगा। जो ये गैप है इसका, जैसे मान लिया 30 लाख कर दिया, 30 लाख कर दिया, 30 लाख कर दिया तो क्या होगा, लोन महंगा हो गया, ऋण महंगा हो गया, तो लोग कम ऋण लेंगे। संकुचन करना है तो सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दो। और अगर विस्तार करना है साख के प्रवाह का विस्तार करना है, साख के प्रवाह को बढ़ाना है तो क्या होगा, सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाएगा। जो ये गैप है इसको कम कर दिया जाएगा। तो ये सीमांत आवश्यकता भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मुद्रा की पूर्ति या साख के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। सीमांत आवश्यकता को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, साख के प्रवाह को कम हो जाता है, संकुचन हो जाता है साख का। और अगर सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाए तो साख का विस्तार होता है। अगला है भी साख की राशनिंग। साख की राशनिंग का क्या मतलब है कि केंद्रीय बैंक प्रत्येक बैंक को कोटा निर्धारित कर देता है कि किसी भी व्यवसाय के लिए अगर ऋण देना है तो उसका एक कोटा निर्धारित कर देता है कि इससे ज़्यादा नहीं देना। अगर इससे ज़्यादा वो ऋण दिया जाता है तो भी क्या होता है, तो उसके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाती है। तो कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, उससे भी क्या हो जाता है, इसकी साख के ऊपर नियंत्रित किया जा सकता है। फिर अभी प्रत्यक्ष कार्रवाई की जो भी नीति केंद्रीय बैंक ने बना रखी है साख को नियंत्रित करने की, साख के प्रवाह को नियंत्रित करने की, केंद्रीय बैंक ने जो भी नीतियां बना रखी हैं, अगर कोई बैंक उन नीतियों का पालन नहीं करता तो क्या होता है, उसके ऊपर प्रत्यक्ष कार्रवाई केंद्रीय बैंक कर सकता है। उसका लाइसेंस रद्द करके या किसी तरीके से भी उसके ऊपर प्रत्यक्ष कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता है। तो इससे भी क्या होता है, साख के नियंत्रण में मदद मिलती है, साख में नियंत्रण होता है। अगला भी नैतिक प्रभाव क्या भी, केंद्रीय बैंक अपना नैतिक प्रभाव से भी कोई सुझाव दे के, नैतिक प्रभाव का मतलब क्या कि व्यापारिक बैंकों को सुझाव दे के भी अपनी मौद्रिक नीति जो उसने बनाई है उसका पालन करने के लिए वो कह सकता है। उसके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताकर भी सुझाव दे सकता है कि आप केंद्रीय बैंक के द्वारा जो बनाई गई नीति है उनका पालन कीजिए। इस तरह से नैतिक प्रभाव से भी क्या है, वो नीतियों को अपनाने के लिए कह सकता है केंद्रीय बैंक।
तो ये क्या हमारे गुणात्मक उपकरण हैं, और ये हमने जो डिटेल में पढ़े हैं ये हमारे मात्रात्मक उपकरण हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत ही विस्तार से इसको समझाया है। इस वीडियो को बार बार देखो तब ये समझ आएंगे। थोड़े से बच्चों को ये मुश्किल लगते हैं तो इनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, उसमें वीडियो में देखो और उसके बाद अपनी बुक में पढ़ो। बुक में पढ़ोगे तो फिर ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।